हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किया गया है 2022 का 10th क्लास के। इसमें मैं सोशल साइंस का मैंने है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें करा देते हैं, जिसमें आंसर हम आप लोगों को लगा देते हैं। पूरा का पूरा इसमें लगा देते हैं, 1 से लेकर 80 तक होगा इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें मेरा ये बिहार बोर्ड का जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो इसका मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में फ्रांसीसी, और बी में दिया हुआ है शासक वर्ष, और सी में दिया हुआ है कोलोन, और ऑप्शन नंबर डी में है व्यापारी। तो इसका आंसर होगा मेरा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। आगे मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो मेरा आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मैं आगे क्वेश्चन की चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि नाइट की उपाधि बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया। तो केसर हिंद अगर रहेगा तो महात्मा गांधी मारिएगा। यानी कि इसी एक और रिलेटेड क्वेश्चन हम बता देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछे कि किस तिथि को हुआ, तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मेरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में गैरिबाल्डी, बी में बिस्मार्क, और सी में दिया हुआ है काउंट कापूर, और डी में दिया हुआ है मैजिनी। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की थी। आगे मेरा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका हमको आंसर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी में है राजा राम मोहन राय। यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर है। मेरा क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर 1929 ईस्वी होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए 2022 एग्जाम का 10th के। इसमें आप कॉपी रखिए और कॉपी का नोट डाउन कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में, ताकि सही रहेगा। याद करने में इसे सही रहता है, कॉपी में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। यानी कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ पे खोली गई थी, मद्रास में या मुंबई में या कलकत्ता में या सूरत में। यानी कि इसका आंसर होगा मेरा मुंबई, यानी कि सूती वस्त्र सबसे पहले मुंबई में खोला गया भारत में। मेरा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मेरा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय, और सी में दिया हुआ है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है घनश्याम दास बिरला। यानी कि मेरा आंसर होगा राइट आंसर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही राइट आंसर है। मेरा आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा निक्सन। निक्सन मेरा राइट आंसर है, निक्सन ऑप्शन नंबर बी। मेरा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो यानी कि ऑप्शन दिया है मेजनी, बी में दिया है मेटरनिक, और सी में दिया काउंट कापूर, और डी में दिया स्टालिन। तो मेरा आंसर राइट आंसर होगा विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो काउंट कापूर को। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है काउंट कापूर को किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर। और चलिए मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी।
मेरा आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया। नेप यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कब लागू हुई। ये ऑप्शन दिया 1918, ऑप्शन नंबर बी में 1920, ऑप्शन नंबर सी में 1921, ऑप्शन नंबर डी में 1925। यानी कि नई आर्थिक नीति लागू हुआ 1921 ईस्वी में। आगे मेरा 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका मेरा अन्य नाम है साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर होगा बी, साइमन कमीशन। यानी कि साइमन कमीशन, ऐसे भी अगर क्वेश्चन रहेगा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है। आगे मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, मैं सारे 80 के 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा देते हैं। आप लोग को परीक्षा में 1 से 40 तक ही मारना होता है। जो 40 आता है कहीं कहीं से, जो आपको आता है वो मारिए। 40 क्वेश्चन मारना होता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं 80 तक। मेरा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया, और हरिजन भी किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा बी है, यंग इंडिया। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हो गया। आगे मेरा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। मेरा क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन दिया हुआ है ए में कुरान, बी में गीता, सी में बाइबिल, डी में हदीस। तो मेरा आंसर होगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई किया था। चलिए दोस्तों, तो मेरा आगे क्वेश्चन होता है 16 नंबर स्टार्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। मेरा क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो ऑप्शन दिया है ब्राह्मणी लिपि, फारसी लिपि, और सी में रोमन लिपि, और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राह्मणी लिपि में। चलिए मेरा आगे 17 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया। यानी कि बंगाल विभाजन देखते ही आप लोग नहीं मार दीजिएगा 1905, यानी गलत हो जाएगा। बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया। तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में वापस लिया गया। यानी कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में वापस हो गया। अब बोलेगा कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1905 ईस्वी में हुआ। तो ऐसे रहेगा तो मेरा हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1911। आगे मेरा क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। यानी कि क्वेश्चन है मेरा कि रूस में कब दास प्रथा का अंत हुआ। तो इसका आंसर होगा 1861। रूस में दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, मेरा आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मेरा क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका आंसर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए ताकि आप लोगों को याद करने में सही रहेगा। आप लोगों को परीक्षा देने में तैयारी से परीक्षा का अच्छा से होता है। एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख करके और इसको याद कीजिए। अब मेरा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, होची मिन की सरकार थी। होची मिन की सरकार थी। तो इसका आंसर होगा उत्तरी वियतनाम में थी। होची मिन की सरकार था कहाँ, उत्तरी वियतनाम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा 21 क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखी। वार एंड पीस किसने लिखी। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है 4 ABCD, जिसमें पहला है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, और सी में है नाबोर्डसो, और डी में है दोस्तोवस्की। तो वार एंड पीस मेरा टॉल्स्टॉय का पुस्तक है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ था। आगे मेरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मेरा 22 क्वेश्चन है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीम उस शान ने अजीमाबाद पटना को नाम दिया था। यानी कि अपने ही नाम पर ही अपना नाम रख दिया, पटना का नाम। आगे मेरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। मेरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया। आगे मेरा क्वेश्चन है 25 नंबर
कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, यानी कि इसे मिलता जुलता क्वेश्चन था, इसलिए मैं बता दिया हूँ। और मेरा आगे क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो मेरा 26 का मेरा आंसर होगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट मेरा आंसर है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, इसका दूसरा नाम हो गया है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग का नाम हो गया है नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम रखा है। और इसका मतलब नाम कब पड़ा नीति आयोग योजना आयोग का, तो इससे क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका नाम पड़ा 15 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका योजना आयोग का नाम नीति आयोग पड़ा। 1 जनवरी 1915 यानी कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति आयोग। ऐसा मेरा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी। चलिए मेरा आगे क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व कैसा होता है, तो होता है मेरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो मेरा द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का अंग है। आगे मेरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश के हम जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसका मुद्रा टका है, यानी कि इसके राजधानी के नाम से मिलता जुलता है, यानी कि ढाका और टका दोनों नाम मिलता जुलता है, यानी कि उसके राजधानी से याद रखिएगा। इसकी राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा टका है, ये क्वेश्चन रहता है। आगे मेरा क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, तो मेरा बांग्लादेश से संबंध है इसका। और मेरा आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो मेरा अल्पकालीन ऋण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगर बोलेगा कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आगे मेरा क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू किया गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। 100 दिन का गारंटी दी जाती है। आगे मेरा क्वेश्चन है 34 नंबर 34 क्वेश्चन होगा, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, तो यानी कि 35 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35। और मेरा आगे क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन मेरा, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है, हम तेज़ी में बोलते हैं ताकि समय कम लगे और मेरा क्वेश्चन भी हो जाए पूरा 80 के 80। आप लोग कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा। मेरा 36 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत यानी कि खर्च और बचत का योग पूरा कहलाता है आय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है, तो होगा उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल हो जाएगा। आगे मेरा 38 नंबर क्वेश्चन है 38, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो जैसा कि मैं ऊपर में बता दिए हैं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। इसे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर में। आगे मेरा क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता मूलभूत तत्व नहीं है। अगर बोलेगा कि सहकारिता का कौन मूलभूत तत्व है तो ऑप्शन नंबर बी, सी एवं डी तीनों हो जाएगा। नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य सदस्यता नहीं है। आगे मेरा क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य हो जाएगा। स्वास्थ्य गैर आर्थिक आधारित संरचना है। आगे मेरा क्वेश्चन है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो इस किससे संबंधित है, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है मेरा संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नगरीय शासन व्यवस्था से। बी मेरा सही आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है 42 नंबर कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो अधिकतम वार्ड हो सकते हैं 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम 35 होगा, यानी कि इसमें अधिकतम बोला है तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा 75। आगे मेरा क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। मेरा क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगर इसी में क्वेश्चन रहेगा कि बताओ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मेघा पाटेकर। और इसमें क्वेश्चन है तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा सुंदरलाल बहुगुणा। मेरा 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सप्तदलीय गठबंधन किया गया है। नेपाल में लोक राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हुआ है तो सप्तदलीय गठबंधन हुआ है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा काशीराम ने बसपा का स्थापना किया। आगे मेरा क्वेश्चन है दल बदल कानून लागू होता है। क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है अपने वीडियो में कि दल बदल कानून लागू होता है संसद एवं विधायक दोनों पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, यानी कि कब पृथक हुआ, ये भी क्वेश्चन में बताए हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता कौन नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा इकहरी शासन व्यवस्था है ना, संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। आगे मेरा क्वेश्चन है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मेरा क्वेश्चन है 49 कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 543 होती है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, जिससे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसे एमपी चुने जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। आगे मेरा क्वेश्चन है 50 पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है और पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आगे मेरा क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। मेरा क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा 1958 ईस्वी में। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाए हुए ऑब्जेक्टिव से आए हैं, तो इसलिए मेरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन छूटे ना। मेरा 53 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश यानी कि भारत है। इंडिया यानी कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे मेरा क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है आंग सान सू की किस देश के नागरिक है। आंग सान सू के किस देश के नागरिक है, तो मेरा ऑप्शन है ए में भूटान, बी में बांग्लादेश, सी में म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी में है नेपाल। तो मेरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। आंग सान सू की म्यांमार के नागरिक है।
आगे मेरा क्वेश्चन है 55 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है अपने क्षेत्र से अलगाव, बी में राष्ट्र हित और सी में राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर डी में अलगाववाद। तो यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है मेरा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क यानी कि उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मेरा आगे है 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, यानी कि नेशनल वाटर पॉलिसी इंडिया में कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1987 ईस्वी में होगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरा 58 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो ऑप्शन है ए में रूस, बी में भारत, सी में ब्राज़ील और डी में है कनाडा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा रूस। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश रूस है। दोस्तों इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म कर दूंगा 1 से लेकर 80 तक, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अच्छा लगता है तो। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आगे मेरा क्वेश्चन है 59 नंबर, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका आंसर होगा लैटेराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। तो दोस्तों मेरा आगे क्वेश्चन है 60 नंबर, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई, जो असम में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई है। तो फ्रेंड्स मेरा अगला क्वेश्चन है 61, यानी कि अब यहाँ से 20 क्वेश्चन और बच गया है जो हम कर देते हैं, थोड़ा तेज़ी में इसको बोलते हैं। इनमें से कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी कि तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपण फसल, यानी कि चाय, रबर, गन्ना, ये सारे के सारे, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा 1991 ईस्वी में चला गया था, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ है? ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? मेरा क्वेश्चन है 64 नंबर कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। मेरा आगे क्वेश्चन है 65 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, अभ्रक। अभ्रक है ना, अकार्बनिक यौगिक है, अ से अकार्बनिक और अ से अभ्रक भी याद रखिएगा इसमें। चलिए मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन सा कोयला है ना जो सबसे ख़राब किस्म का है? तो यानी कि पिट हो जाएगा और सबसे बोलेगा सबसे उत्तम किस्म का कौन है, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट। चलिए दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे स्टार्ट होता है 68 नंबर कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले? तो इसका आंसर होगा असम, यानी कि 68 का आंसर क्या होगा? असम होगा। असम में सबसे पहले चाय की खेती की गई थी शुरू। मेरा 69 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका आंसर होगा धात्विक, ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट धात्विक खनिज है। तो फ्रेंड्स मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो इसका आंसर होगा, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो इसका आंसर होगा तारापुर। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो मेरा हो जाएगा अभ्रक, यानी कि कोडरमा का संबंध अभ्रक से है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से और मेरा अब क्वेश्चन कम ही है, तेज़ी में हो जाएगा।
मेरा क्वेश्चन है 72 नंबर, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? मेरा ऑप्शन दिया हुआ सऊदी अरब ए में, बी में दिया हुआ ईरान, सी में दिया हुआ इराक, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कतर। तो इसका आंसर मेरा राइट आंसर होगा कतर। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो कतर होगा इसका आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? इनमें से कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन दिया भारत, बी में है चीन, सी में है बांग्लादेश और डी में है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट अग्रणी उत्पादक क्षेत्र में है तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश भारत है अपना, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। अगला मेरा क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में नील और डी में अमेजन। तो यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील नदी पर। आसवान बांध नील नदी पर है। और एक बात और बता देता हूँ कि आसवान बांध है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, जो मिस्र देश में है। मेरा अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बोला है मेरा क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतंकवाद है ना, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है, तो हो जाएगा आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो मेरा इसका राइट आंसर होगा 1934 ईस्वी में। विनाशकारी भूकंप से बिहार 1934 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। मेरा अगला क्वेश्चन होगा 77 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ए में है ऊंची भूमि, बी में है बाढ़ मैदान और सी में है डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो फ्रेंड्स मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि, जहाँ पे बाढ़ नहीं आते। ऊंची भूमि पर, ऊंची भूमि है ना, जो सुरक्षित स्थान है बाढ़ से। मेरा अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन से अभिप्राय है? भूस्खलन से अभिप्राय है, भूस्खलन यानी कि ज़मीन खसक जाता है। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मलबों का खिसकना, बी में है चट्टानों का गिरना और सी में है चट्टानों का खिसकना और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि भूस्खलन से इनमें से सभी होगा। ए बी सी तीनों आंसर होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, स्थानीय प्रशासन, ये होगा। और बी में है स्वयंसेवी संगठन और सी में है स्थानीय लोग, यानी कि तीनों होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स मेरा लास्ट क्वेश्चन बच गया है 80 नंबर जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है अंडाकार, बी में है त्रिभुजाकार और सी में है चौकोर और डी में है आयताकार। यानी कि क्वेश्चन है मेरा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। दोस्तों तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक SST का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर क्लास 10th के SST के था, जो मैंने 1 से यहाँ पे 80 तक करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसको कॉपी में आपको लिखकर याद करना है, ताकि इसको रिवीजन करने में सही होगा। तो दोस्तों हमारे देखते रहिए हमारे चैनल को। और मेरा इसे साइंस का मैं बनाऊंगा, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।